वंदे मातरम। आज मैं आपके सामने हूँ और आप लोगों से ये निवेदन करूँगी कि थोड़ी सी बात हो सकता है कि समझने में तकलीफ़ हो, लेकिन आप लोग कुछ समय अपना 8-5-7 मिनट का समय मुझे सुने, क्योंकि मैं बहुत महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करना चाह रही हूँ। वो चर्चा है कि तमाम कोशिशों के बावजूद, तमाम कड़े कानूनों के बावजूद हमारे देश में रेप और बलात्कार जैसी घटनाएं, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसी घटनाएं क्यों नहीं रुक रही हैं। तो इन पे ही मैं चर्चा करना चाहूँगी और आप लोगों से निवेदन करूँगी कि आप लोग हमारे साथ, मेरे साथ बंधे रहें। आरजी कार हॉस्पिटल की घटना की गूंज अभी तक, इस घटना के 28-29 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक गूंज रही है। और जो इसकी प्रथम सुनवाई हुई माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसकी पीठ के एक न्यायमूर्ति जी ने कहा कि उनके 30 साल के न्यायिक अनुभव में इस तरह की घटना कभी उनके पास नहीं आई थी कि पहले पोस्टमार्टम हुआ हो और उसके बाद एफआईआर दर्ज हुआ हो। तो मैं अत्यंत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगी अपनी देश की जनता से और हमारे न्यायालयों के न्यायाधीशों से, न्यायमूर्तियों से, कि ये तो हमारे यहाँ की क्या, हमारे न्यायमूर्ति, हमारे न्यायाधीश इस बात को नहीं समझते कि हमेशा जो हमारे यहाँ कन्विक्शन रेट है वो कम क्यों है, और जो ग्राफ है, क्राइम का ग्राफ है, वो सालों साल बढ़ता क्यों चला जा रहा है। क्योंकि ये किस्सा आम है। मैं बतलाऊं, मेरा जो अनुभव है बहुत छोटा सा अनुभव है, और मतलब इतने कम दिनों के अनुभव में दो इंसिडेंट्स मेरे पास ऐसे आए। एक घटना 2021 की है। जून के महीने में एक लड़की की डेथ हो गई। उनके पिताजी बंगलोर रहते थे। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया, हमारे पूर्वी चंपारण के ही एक ब्लॉक की घटना है। उन्होंने वहाँ से फ़ोन किया पुलिस में कि मेरी बेटी हमसे बोलती थी कि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके दहेज की मांग की जाती थी, ये दहेज हत्या है, आप लोग मेरे आने तक पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। उन्होंने सूचना दे दिया पुलिस को। बावजूद इसके पुलिस ने ना यूडी केस दर्ज किया, और 2 तारीख की ये घटना है जून की, 5:30 शाम में उस लड़की का पोस्टमार्टम कर दिया गया, और उसके पिताजी नेक्स्ट डे 3 बजे दिन में पहुंचे। तो ये हमारे बिहार की घटना है। और इसमें मज़ेदार ये हुआ कि इंक्वेस्ट रिपोर्ट में जो लोग एक्यूज थे वही लोग उसके एविडेंस थे। और सबसे मज़ेदार इसके साथ ये घटना है कि पुलिस ने फाइनल कर दिया तो नो एविडेंस, लेकिन मेरे प्रोटेस्ट पर फिर वो केस खुला, कॉग्निजेंस हुआ, कॉग्निजेंस का रिवीजन भी रिजेक्ट हुआ। उसके बाद कुर्की जब्ती निकली एक्यूज्ड के अगेंस्ट में। सबसे हमारी न्याय व्यवस्था का पहलू एक ये है कि लोअर कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्टेड, हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल रिजेक्टेड, और अब वो 4था साल बीतने जा रहा है, 2021 के जून की घटना है, उनका पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो कहाँ ढूंढने जाएं हम न्याय अपनी बच्चियों के लिए। दूसरा केस भी इसी तरह का, एक लड़की ने सुसाइड कर लिया ससुराल में, उसके ससुराल वाले उसको लेके गए। माँ बाप जानते थे कि बच्ची हमारी थोड़े से मेंटल स्टेट में ये है, कुछ अंगूठी बहुत सारा पहनती थी, तो उसने सुसाइड किया। उन लोगों ने कोई केस दर्ज नहीं करवाया, पुलिस घटनास्थल पर भी नहीं गई, कुछ भी नहीं हुआ। 6 महीने के बाद उस थाना के एसएचओ ने कोई एविडेंस नहीं था, कोई कॉरबोरेशन नहीं था, और ससुराल वालों के अगेंस्ट में केस कर दिया दहेज हत्या का। तो ये तो व्यवस्था है। कार हॉस्पिटल में भी जो कोलकाता पुलिस की कारगुजारियाँ दिखी, पुलिस प्रशासन की कारगुजारियाँ दिखी, उसमें तो सारा कुछ दिख रहा था कि सब कुछ एक रैकेट को, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रैकेट को, जो बाद में सामने आया, उसको छुपाने के लिए हो रहा है। वो तो धन्यवाद कोलकाता की जीवित जनता का कि उन्होंने इस तरह से प्रोटेस्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना पड़ा। उसके बाद से यूडी उनके अगेंस्ट में, उस कॉलेज के प्रिंसिपल के अगेंस्ट में जो कार्रवाइयाँ शुरू हुई, एक आदमी पकड़ा गया, फॉरेंसिक जांच में उसका एलिगेशन उसके ऊपर बन रहा है, लेकिन अभी तक उलझा हुआ है। जबकि लोगों के विश्वास को हासिल करने के लिए उस आदमी के केस को सेपरेट करके उसकी कार्रवाई चला के अब तक उसको सज़ा मुकर्रर कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि ये घटना रेप और हत्या के बाद एक आवाज़ को जो उठना चाहता था किसी गंदे कार्य के विरुद्ध में, उसको दाबा गया। तो ये हमारी घटना हो गई। अब बात ये आती है कि आखिर क्यों है ऐसी घटना।
तो हमको इस पे विचार करना पड़ेगा। बहुत शिद्दत से मुझ में अब ये विश्वास होने लगा है। मैं चाह रही हूँ कि जिस तरह से हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के वक्त में वकीलों ने मुख्य भूमिका, पिवोटल रोल निभाया था, अब अपने देश को अगर क्राइम मुक्त करना है, क्राइम के रेट को घटाना है, तो वकीलों को सामने आना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें समझ है कि गलती कहाँ हो रही है, कानून व्यवस्था को कैसे सुधारा जा सकता है। अब देखिए क्या है कि हमारे यहाँ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी एंड लेजिस्लेचर। सीधे सीधे तौर पर एग्जीक्यूटिव के हेड राष्ट्रपति होते हैं और राज्यों में राज्यपाल होते हैं। तो फिर ये जो राज्य की पुलिस होती है वो विधायिका उसको कैसे कंट्रोल करने लग जाती है। हम लोगों को जब आज़ादी मिली थी 1947 में, उस वक्त भारत की साक्षरता दर 18% थी और अब जो है वो 75% के आसपास हो गई है। क्यों हम लोग अभी भी जो हम लोगों को तोते की तरह रटा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है, उस पे करते हैं, उस पे भरोसा कर लेते हैं और उसी पे चलते हैं। एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंटा बाजे। यही हो रहा है। कार्यपालिका के हेड हैं राष्ट्रपति, राज्यपाल। हो क्या रहा है, ये कार्यपालिका विधायिका के साथ काम करने लग गई है। हमारे जो डे टू डे की एक्टिविटीज़ है, हमारे संविधान के ढांचे में आकार लेती है और हम सब लोग बंधे हुए हैं संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रावधानों के तहत में सारा काम होता है। तो मैं बहुत विनम्रता के साथ अपने जो हमारी पढ़ी लिखी जनरेशन अब आ गई है, और मैं चाहूँगी कि इस पे चर्चा परिचर्चा हो। संविधान में राष्ट्रपति अपने पद की शपथ लेते हैं, जो हमारे एग्जीक्यूटिव हेड हैं, विधायिका के लेते हैं जो हमारे जो पार्लियामेंट्रियन हैं या लेजिस्लेटिव इसके हैं, उसके बाद से जुडिशियरी लेती है। तीनों के शपथ में अंतर होता है। जो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं वो तो जो अपना एक उसका परफॉर्मा है कि आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड वगैरह वगैरह, उसके साथ वो ये कहते हैं कि मैं संविधान के प्रति समर्पित रहूँगा और भारत की जनता के प्रति, जनता के वेलबींग के प्रति मेरी समस्त भावनाएं होंगी, मेरा समस्त डेवोशन होगा। ये डेवोशन और भारत के वेलबींग की सर्विस, ये सिर्फ प्रेसिडेंट के ओथ में आता है। और उसके साथ आई के साथ सैल का आई के साथ सैल नहीं, विल का इस्तेमाल होता है, यानी कि मैंडेटरी इफेक्ट करके ये ओथ का प्रभाव होता है। और ये ओथ होता है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस के पास, और नई चीफ जस्टिस हैं तो जो सीनियर मोस्ट वहाँ न्यायमूर्ति हैं उनके पास। ये हो गई हमारे राष्ट्रपति की भूमिका। अब उसके बाद ओथ, उसके बाद से आता है इनका, तो जो होते हैं लेजिस्लेचर वाले होते हैं। तो लेजिस्लेचर वाले जो होते हैं उनका ये कहना होता है कि देखिए, मैंने इसको रखा है हिंदी में ही, इसको मैंने करके रखा है। तो संसद सदस्य जो लेते हैं उनकी शपथ होती है पूर्ण विश्वास और निष्ठा से संविधान और कानून को वहन करने की होती है। यह शपथ होती है भारत की सार्वभौमिकता, एकता को बनाए रखने की, बिना डर, पक्षपात, मोह, बुरी भावना और संविधान के अनुसार सही तरह से काम करेंगे, संविधान का पक्ष लेंगे, इसको नुक्ताचीनी से बचाएंगे। न्यायपालिका की शपथ भी सांसदों की तरह होती है, लेकिन इसमें जो जुटता है वो ये जुटता है कि मैं विश्वासपूर्वक अपनी क्षमता, ज्ञान और निर्णय के साथ अपना कर्तव्य बिना डर, पक्ष, बुरी भावना और बिना मोह के निभाऊंगा। अब इन तीनों के इसमें यह अंतर हो जाता है कि राष्ट्रपति के अलावा बाकी दोनों को अपने कानून द्वारा बनाई गई सीमाओं में बांधकर काम करते हैं, और भारत के राष्ट्रपति खुद को भारत के लोगों के हितों के लिए समर्पित करते हैं। तो फिर ये हमारी पुलिस डी फैक्टो कैसे आ जाती है? डी फैक्टो आ जाती है विधायिका के, चीफ मिनिस्टर के पास, गृह मंत्रालय के पास। डी फैक्टो का मतलब हुआ कि जिसका कोई लीगल प्रोविज़न नहीं है, फिर ये कैसे चली जाती है विधायिका के पास? तो जो शक्ति राज्यपाल के पास है उसको हम लोगों ने डिफंक्ड कर दिया है। तो जब हमारा ऊपर वाला ही डिफंक्ड हो जाएगा तो कैसे कोई काम होगा? राष्ट्रपति को बात हो रही है कि कैसे रुके। बहुत सारे मैंने विद्वानों को सुना, संवेदनशील विद्वानों को सुना कि कैसे अपराध के दर पे रोक लगाई जा सकती है। कुछ ने कहा समाज की विचारधारा में परिवर्तन लाना होगा,
उसके बाद से जो विपक्षी पद, जो कोलकाता जैसे पश्चिम बंगाल राज्य के जो विपक्षी दल के लोग हैं उनको वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाना है। क्या मैं ये पूछ सकती हूँ कि समाज की सोच में परिवर्तन की बात इसी तरह की नहीं है कि आज हम पेड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे, वो बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, तो उसकी छांव में हम विश्राम करेंगे और उसके फल फूल खाएंगे। सामाजिक सोच में परिवर्तन कहाँ से कहाँ पहुँचेगा, और वो भी आजकल के ग्लोबलाइजेशन के एज में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के एज में। ये मतलब बात करना कि सामाजिक सोच बदल जाएगी अपराध के प्रति, कुछ मतलब सुनने में नहीं लगता है कि ये संभव है। और राष्ट्रपति शासन, हमारे देश में तो राष्ट्रपति शासन 130 बार से ज़्यादा बार लग चुका है। 4 बार तो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग चुका है। तो क्या अपराध की दर रुक गई? नहीं रुकी है। अपराध की दर तब तक नहीं रुकेगी जब तक राष्ट्रपति और राज्यपाल, जो राज्य के कार्यपालिका के प्रमुख हैं, उनके पास पावर नहीं दिया जाएगा और वो सही ढंग से अपने एग्जीक्यूटिव फोर्स को इम्प्लीमेंट ना करें। बहुत कानून बन गया, कानून बन जाएगा, लेकिन कोर्ट के पास अगर एविडेंस नहीं आएगा तो कोर्ट कैसे अपने इसको प्रूव कर पाएगा केस को? और कहाँ से लैकुना होता है? एग्जीक्यूटिव की तरफ से। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी आप सभी से, आप सभी लोग इस पे विचार करें। संविधान में जो राष्ट्रपति का जो ओथ है वो आर्टिकल 60 है, और शेड्यूल 3 में और भी आर्टिकल्स में है वो, लेकिन शेड्यूल 3 में सभी लोगों का ओथ दिया हुआ है। ओथ के अकॉर्डिंग उन्हें काम करना है, उनके काम की सीमाओं को पहचानना पड़ेगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल को प्रमुख बनाना पड़ेगा, उनके इम्पोर्टेंस को देश के सामने लाना होगा, तभी देश में अपराध की दर रोकथाम हो सकती है, महिलाओं की सुरक्षा हो सकती है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्ते।